हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो ये टॉपिक है वो कैलेंडर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। उसमें हमने आपको बताया था कि कोड कैसे हम लोग निकालते हैं, कोड वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे आपके साल में जो 12 महीने होते हैं उनका कोड होता है, शताब्दी वर्ष के कोड होते हैं, है ना, डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे उसके कोड होते हैं। इन सब के कोड को हम लोगों ने सीखा था और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। इस वाले वीडियो में जो हम लोग करेंगे, सीखेंगे, वो सेम कैलेंडर, यानी कैलेंडर कब रिपीट करता है, कितने साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है। तो ये इस वाले वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हम लोग मल्टी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन एसएससी के हैं, कुछ क्वेश्चन सीसेट के हैं, कुछ क्वेश्चन डीएसएसबी के हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन लेवल का हमने लिया है। ठीक है। तो चलें हम लोग देखें कि कैलेंडर रिपीट कितने साल पे करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2024 का कैलेंडर अगर संभाल के रख लें तो कितने साल बाद इसका यूज कर सकते हैं, या पिछले साल 2023 का कैलेंडर जो था वो कितने साल के बाद रिपीट करता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ईयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके और उस वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो उस वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि ईयर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इतना तो आप जान गए होंगे। और नॉर्मल ईयर 365 दिनों का होता है, लीप ईयर क्या होता है, 366 दिनों का होता है, जिसमें फरवरी का महीना सिर्फ 29 दिन होते हैं। जैसे 2024 लीप ईयर है, लास्ट के जो 24 हैं उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, वो डिवाइड हो रहा है। तो जो भी ईयर डिवाइड हो जाएगा लास्ट के 2 डिजिट, वो लीप ईयर कहलाएगा। जो डिवाइड ना हो वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर 2023 था, 23 4 से नहीं कट रहा था तो वो नॉर्मल ईयर था। इस बार 2024 है तो 24 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। ठीक है। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के लिए अलग अलग रूल हैं। ये कैलेंडर जो है मैं कितने साल के बाद रिपीट कर सकता हूँ, मतलब 2024 का कैलेंडर संभाल के रख लूँ तो मैं उसका यूज़ कितने साल बाद कर सकता हूँ, ताकि हूँ बहुत सेम ही उसका मिले। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल डेट वाइज डे सेम रहे। जो भी डेट वाइज होता है वो सेम रहना चाहिए, वो होता है सेम कैलेंडर। ठीक है। तो यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर फॉर नॉर्मल ईयर्स और लीप ईयर के लिए है। ठीक है। नॉर्मल ईयर के लिए क्या लिखा है मैंने, तो यहाँ देखिए फर्स्ट केस में लिखा है 6 साल बाद कैलेंडर लीप ईयर 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है जैसे 2022, 2023 या 25, 24 नहीं, 24 लीप ईयर है, तो ये सब जो है 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब 6 साल के दौरान उनके बीच में एक लीप ईयर आए। अगर एक लीप ईयर एक लीप ईयर की जगह 2 लीप ईयर आ गया तो कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा, सेम कैलेंडर हूबहू रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ऑड डेज कैसे निकाला गया, 6, देखिए 7 जो आया, 6 साल हो गए वो, और प्लस 1 लीप ईयर हो गए, तो 6 साल का ऑड डे 6, प्लस लीप ईयर का और 2 ऑड डे होता है, तो एक ऑड डे तो इसी में काउंट हुआ, दूसरा ऑड डे जो एक्स्ट्रा बचा वो अलग से ले लिया, तो इस तरह से 7 आ गया। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि कैलेंडर सेम है। ठीक है। लेकिन अगर 6 साल पे कोई भी लीप ईयर ना आया हो, जैसे मैंने बताया था, पिछला वीडियो देखिएगा, तो मैंने बोला था जब शताब्दी ईयर्स क्रॉस करते हैं और वो अगर नॉर्मल रहे, लीप ना रहे, तो वहाँ 8 साल पे लीप ईयर आता है, 6 साल पे लीप ईयर नहीं मिलेगा। तो फिर उस केस में 6 साल पे कैलेंडर रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है। अब एक लीप ईयर की जगह 2 लीप ईयर भी आ गए 6 साल के दौरान, तो भी 6 और 2 आप जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 60 से नहीं कटेगा, तो फिर वो कैलेंडर रिपीट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब अगर 6 साल पे कैलेंडर रिपीट नहीं किया, मतलब टर्म कंडीशन के हिसाब से एक लीप ईयर ना आके 2 लीप ईयर आ गए, तो फिर क्या होगा, कैलेंडर तो रिपीट करेगा नहीं, तो फिर कब करेगा, तो 11 साल पे। ठीक है। मैंने देखे यहाँ पर और लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 6 साल पे कैलेंडर रिपीट करता है या तो 11 साल पे, ये हुआ इसका मतलब, दोनों एक साथ नहीं होगा। अगर कोई ईयर 11 साल पे कैलेंडर रिपीट कर रहा है तो फिर 6 साल पे नहीं करेगा, 6 साल पे कर रहा है तो 11 साल पे नहीं करेगा। अब 11 साल पे कैलेंडर रिपीट करने के लिए 3 लीप ईयर उसके बीच में, 11 साल के दौरान 3 लीप ईयर आना चाहिए। ठीक है। तब भी हम 11 और 3 लीप ईयर जोड़ेंगे,
14 आएगा और 14 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 का मतलब कोई ऑड डे नहीं, ठीक है। तो फिर वो सेम कैलेंडर हूबहू वही होंगे, ठीक है। जैसे 1 जनवरी सपोज डैट किसी ईयर में मंडे था, तो फिर दूसरे जिसमें रिपीट कर रहा है 11 साल बाद, वो भी मंडे से ही स्टार्ट होगा और ख़त्म भी उसी से होगा। बीच में सारे डेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी शॉर्ट में 6-11 साल की। अगर ज़्यादा गैप रहे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ भाई 2025 का कैलेंडर इन ऑप्शन के हिसाब से किसके बराबर है, और वो गैप 50-60 साल का से भी ज़्यादा का गैप रहे, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाली रूल लगाओगे 28 साल का। मतलब 28 साल के बाद भी नॉर्मल ईयर में कैलेंडर रिपीट करता है, इसके बीच में 7 लीप ईयर आते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 28 वाली हेल्प कब लेनी है, इसका यूज कब करनी है, जब क्वेश्चन पूछेगा और उसमें गैप ऑप्शन में 50, 60, 70 साल, 80 साल का गैप रहे, तो आपको ये यूज करना है। अगर कम गैप है, मतलब 15 साल के अंदर ही पूछा है, कोई ऐसा मान लीजिए पूछ दूँ मैं कि 2023 का कैलेंडर इन ऑप्शन में किसके बराबर है, और वहाँ पर सारे ऑप्शन जो हैं वो 15 साल के अंदर का ही दिया हुआ है, ठीक है, 10 साल 15 साल का, तो फिर आप इनमें से ढूंढ लीजिए कि 6 साल 11 साल का रूल लागू कर रहा है, वही सही होगा। तो कोई आंसर तो एक ही आएंगे, ठीक है जी, ओके। तो ये हमने जो लिखा है ये सारे नॉर्मल ईयर के लिए थे। नीचे लीप ईयर के लिए क्या रूल है, ये केवल 28 साल पे ही कैलेंडर रिपीट करता है या 40 साल पे करता है, ठीक है। अब ये 28-40 कब एप्लीकेबल होगा, तो बीच में जो भी साल हैं वो सॉरी 28 साल पे आपके कैलेंडर रिपीट करेंगे। 40 साल का यूज कब करेंगे, जब हम शताब्दी वर्ष क्रॉस कर रहे हैं और शताब्दी वर्ष वहाँ लीप ईयर ना होकर नॉर्मल ईयर हो जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था 4 से आप डिवाइड करते हो बीच के ईयर में, तो वो फिर 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर होता है। लेकिन जो शताब्दी वर्ष होता है 100वां साल होता है, सेंचुरी ईयर, वो 4 से डिवाइड ना करके उसको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। 400 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा, नहीं डिवाइड किया तो नॉर्मल ईयर होगा। और अगर वो नॉर्मल ईयर लग गया तो फिर आप 40 साल के बाद देखना कि वो क्या होगा, रिपीट करता है कि नहीं, ठीक है, ओके जी, ओके। अब जैसे मैं बोलूँ अभी 2024 चल रहा है, ये क्या है हमारा, तो लीप ईयर है। अब अगला 2024 के ही समान कौन सा कैलेंडर आएगा, तो 28 साल बाद, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना, 2052 में कैलेंडर जो है वो आपका 2052 भी लीप ईयर है, तो 28 का कैलेंडर 52 के बिल्कुल बराबर होगा, उसके पहले आने वाले लीप ईयर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप पीछे जाओगे तो आपको 28 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो 28 साल आप पीछे जाएंगे तो नया शताब्दी वर्ष आ जाएगा ना, पिछला चेंज हो जाएगा ना शताब्दी वर्ष, ये 2024 चल रहा है, वो फिर आ जाएंगे 1900 में, है ना। तो आप 2000 क्रॉस करेंगे, 2000 ऑलरेडी लीप ईयर है, तो वहाँ भी 28 साल ही घटाएंगे। तो 2024 में आप 28 घटाओ तो फिर क्या मिलेगा आपको, 1996, ठीक है। 1996 जो है 2024 के कैलेंडर के बराबर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोई भी डेट के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। जैसे 26 जनवरी 2024 में फ्राइडे को है, तो 1996 में भी 26 जनवरी फ्राइडे को ही पड़ा होगा, ठीक है। आप उठा के देख सकते हैं, पक्का होगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, 28 घटा दिए, ठीक है, 96 आ गए। तो बीच में जो शताब्दी वर्ष क्रॉस हुआ वो कौन सा था, 2000, और 2000 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही कंडीशन अगर 2024 ना होता, फिर 1924 होता सपोज डैट, तो फिर आप 28 यहाँ घटाते तो 1896 आता, तो ये लागू होता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो शताब्दी वर्ष जा रहा है वो 1900 है, और 1900 जो है क्या है, वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। तो वो नहीं सेम हो सकता उसके बराबर, तो फिर वो किसके बराबर होगा, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 1924 में आप 40 घटा देंगे, ठीक है, यहाँ 40 घटाएंगे, फिर उसके हिसाब से वो आंसर 1884 आ जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो मैं समझ में आ गया सबको, मैंने ये जो दो लिखा है 28 और 40 क्यों लिखा है, 28 घटाएंगे जब शताब्दी वर्ष क्रॉस होगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा वो शताब्दी वर्ष जो क्रॉस कर रहे हैं वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। अगर लीप है तो 28 ही घटाओ, नॉर्मल है तो 40 घटाओ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया, ओके।
यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं है इसके केस में, क्योंकि आप अलग वहाँ ऑड डे के हिसाब से निकाल के हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चले। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, विच कैलेंडर इज सिमिलर टू 2022। देखिए अब 2022 क्या है यहाँ पर, तो 2022 जो है वो आपके नॉर्मल ईयर है ना। तो नॉर्मल ईयर में लागू क्या होते हैं, या तो 6 साल पे कैलेंडर रिपीट करता है, या तो 11 साल पे, या तो नहीं बोलेंगे इसको, 28 साल पे तो करता ही है हमेशा। ठीक है, 6 और 11 में कोई एक लागू होगा, बाकी 28 फिक्स है। अब ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन दिया है वो आपको वो 28 से ऊपर का है, मतलब 50-60 साल का गैप का है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन से हेल्प बनाएंगे, लेकिन आप 28 का हेल्प लेके बनाएंगे। ठीक है, तो आप सीधे क्या करो, 2022 में 28 आप ऐड करते चलो। देखो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ताकि ऑप्शन के क्लोज पहुँच जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप ऑप्शन के क्लोज पहुँचेंगे तो 56, 56 2 8, मुझे लग रहा है 2078 आ गया। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 2078 डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है, मतलब 28 से 28 जोड़ते जाइए। ठीक है, जब ज़्यादा गैप रहे और कम गैप रहे तो फिर उस केस में 6 और 11 में से का हेल्प ले लेंगे। ठीक है, मतलब 28 से कम गैप रहे तो 6 या 11 के हेल्प लेंगे, 28 से ज़्यादा का हेल्प रहेगा तो फिर उस केस में 28 का ही हेल्प लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं सर 2 बार जोड़े हैं, हो सकता है वहाँ पर ऑप्शन जो है एक और मैं 28 जोड़ता हूँ तो उस केस में मेरा 2050 आता है। अब ऑप्शन में वहाँ 51, 52, 53 होता है या 60 के आसपास ही होता, तो फिर एक ही बार 28 जोड़ते, फिर 6 और 11 जोड़ लेते। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। इसी तरह पीछे का अगर रहे, मान ली 2022 दिया है तो आपको बैक साइड का दे सकता है ना, मतलब 1900 के रेंज में देगा तो फिर आप 28 घटाते चलना, उस केस में जो आएगा वो सही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 1891 है ना, पूछा है विच कैलेंडर इज सिमिलर टू 1891। अब 1891 से ये सब पीछे है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ये भी क्या है हमारा नॉर्मल ईयर है। चूँकि लीप ईयर में तो बस एक ही कंडीशन है 28 साल का, बाकी नॉर्मल ईयर में तो 3 कंडीशन है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करना, 28 घटाना। कितनी बार भाई, तो मैं सजेशन दूंगा आप 3 बार घटाओ। अगर आप 3 बार 28 साल घटाते हो, मतलब 84 साल घटाते हो, तो 1807 आएगा। अब 1807 के नियर अबाउट में ये सारे ऑप्शन हैं, ये तो होगा नहीं पहला, क्योंकि 1805 है। ठीक है, तो 1891 का कैलेंडर 1807 के बराबर हो गया। अब 7 से सब ऊपर है, तो अब आप क्या करोगे, या तो 6 साल जोड़ो या तो 11 साल। ठीक है, दोनों में चेक करेंगे कि कौन सा सही है। 6 जोड़ते हैं तो क्या आता है 1813, और 11 जोड़ते हैं तो क्या आता है 1818। ठीक है, 1813 भी है, 1818 भी, दोनों ही ऑप्शन में है ना, 1813 भी है, 1818 भी है, दोनों ही नॉर्मल ईयर हैं। तो फिर सही क्या है भाई, तो बस वो रूल्स है, मैंने बोला था कि 6 और 11 में दोनों में से कोई एक ही लागू होगा, दोनों नहीं। तो रूल्स क्या है, तो 6 साल के दौरान एक लीप ईयर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जब आप 1807 से 1813 में आते हो तो 2 लीप ईयर मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा भाई, एक मिलेगा 1808, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा 1812। तो 2 लीप ईयर आ गया ना, इसलिए ये सही नहीं होगा, ये सही होगा। वैसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी 6 और 11 प्लस करते हैं तो दोनों कंडीशन में नॉर्मल ईयर आए तो बाद वाला ही सही होता है, यानी 11 वाला ही सही होता है। ठीक है, 6 वाला गलत होता है। एक लीप आ गया, एक नॉर्मल आ गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों ही, एक लीप और एक नॉर्मल आएगा तो लीप वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल वाले लेंगे। लेकिन दोनों ही नॉर्मल आ जाए तो फिर सही कौन होगा, तो 11 वाला ही होता है सही। पहले वाले में 2 लीप ईयर आते हैं, अब इसमें 11 में 3 लीप ईयर चाहिए। तो एक हुआ 1808, दूसरा हुआ 1812, तीसरा क्या आ जाएगा 1816। 3 लीप ईयर हो गए, 1800 तक। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पर आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गैप करके क्वेश्चन आता भी नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा, 28, 6, 11 क्या हेल्प लेनी है नॉर्मल ईयर के लिए, और लीप ईयर के लिए सिर्फ 28। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, मिसेस सुशीला सेलिब्रेट हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ट्यूसडे 30 सितंबर 1997। 1997 को उसने 30 सितंबर 1997 को ट्यूसडे को उसने अपने वेडिंग एनिवर्सरी मनाया। ठीक है, शादी का सालगिरह मनाया।
फिर उसने बोला है कि नेक्स्ट अगली बार जब शादी का सालगिरह मनाएगी सेम डे, मतलब ट्यूसडे को ही कब मनाएगी, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैलेंडर सेम होना चाहिए। अब कैलेंडर सेम करने के लिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 6 और 11 का रूल लगानी है। 1997 में जब आप 6 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2003। और 2000 जो शताब्दी वर्ष चेंज हो गया तो बीच में शताब्दी वर्ष कौन सा क्रॉस किए, सेंचुरी ईयर 2000 है, वो लीप ईयर है ना, नॉर्मल ईयर तो है नहीं, यानी 4-4 साल पे लीप ईयर आते रहेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ 6 वाले रूल लागू हो जाएंगे। अब आपको यही देखना है 97 से 6 जोड़ने पर 2003 आया तो ये कैलेंडर सेम है कि नहीं, तो बीच में लीप ईयर 2 तो नहीं गए, 97 का सीधे 2001 लीप ईयर आया बस, और उसके बाद तो अब 2004 ही होगा लीप ईयर, इसलिए एक ही लीप ईयर है, यानी 2003 जो है वो सही होगा। तो 30 सितंबर 1997 के बाद ट्यूसडे फिर कब आएगा, तो 30 सितंबर 2003। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे मान लिया ये 2004 दिया, ये हो नहीं सकता, 2 भी नहीं होगा, और 30 अक्टूबर दिया है, अक्टूबर से कैसे, मान लीजिए ट्यूसडे आ भी जाए, लेकिन भाई एनिवर्सरी तो डेट पर ही हो सकता है ना। अब 30 सितंबर को हम एनिवर्सरी मना रहे हैं तो 30 अक्टूबर थोड़ी ले सकते हैं, तो ऑप्शन से ही 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली बच गए ये दोनों, तो बस 6 जोड़ दो, 6 जोड़ने पर क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा आंसर ये। ठीक है, ऐसे ही बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 जोड़ने पर ये ध्यान रखिएगा कि 6 जोड़ने पर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 11 जोड़ने पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं अगर बोलूँ 1997 में 11 साल जोड़ते हैं तो क्या होगा भाई, देखो कितना आ रहा है, 2008 आ रहा है। अब 2008 क्या है, लीप ईयर है, तो ऐसे भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अब मान लिया मैं यहाँ पर 2004 की जगह 2008 देता, तो 11 साल जोड़ने पर 2008 भी आ रहा है, 3 और 6 साल जोड़ने पर 2003 भी आ रहा है, तो 11 साल वाला गलत होगा ना, क्योंकि वो लीप ईयर आ गया। हमें चाहिए नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, नॉर्मल ईयर से होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से बराबर होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से बराबर होगा। ठीक है, कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू मैंने लिखा है। ठीक है, कभी भी वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। अब देखिए ये पॉइंट जो है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए, ये याद रखने लायक बात है। क्या बात है भाई इसमें, तो जो भी सेंचुरी ईयर होते हैं उसका फर्स्ट डे जो है वो कौन सा दिन कभी नहीं आता, तो संडे नहीं आता, वेंसडे नहीं आता, फ्राइडे नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन किसी भी सेंचुरी ईयर के स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, और जब सेंचुरी ईयर ख़त्म होगा तो उसके लास्ट डे में ये 3 दिन से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हैज़ नेवर कम। ठीक है, ध्यान रखना ये बात में। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट कैसे होता है, आपको यहाँ पर कैसे याद रखनी है, किस तरह से आप इसको याद रखोगे, तो यहाँ पर हमने कोड बताया होगा, आपको ध्यान होगा, है ना। शताब्दी वर्ष जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जैसे 1600 हुआ, है ना, 1700 हुआ, 1800 हुआ, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें हमने डिटेल से आपको बताए थे। ठीक है, इसके कोड क्या हैं, 0, इसके कोड क्या होते हैं, 5, 3 और उसके बाद 1, फिर 0 से स्टार्ट होता है, यानी हर 400 साल पे यही कोड रिपीट करता है। तो हर 400 साल में, जैसे 1600 है तो 1601 से नया साल शुरू होगा, मतलब 1600 तो ठीक है ये ख़त्म होगा, 31 दिसंबर का ये 0 का मतलब क्या हुआ, संडे। तो ये जो है आपको याद होगा डे कोड के हिसाब से, ये 0 का मतलब संडे था, इसका मतलब क्या था फ्राइडे, और इसका मतलब क्या था वेंसडे, और फिर ये आ गया मंडे। ठीक है, फिर ये संडे हो गया। तो ये उस सेंचुरी ईयर का लास्ट डे है, मतलब क्या है, 31 दिसंबर। अगर आपसे पूछे 1600, तो ये 1600 शताब्दी ख़त्म होने का अंतिम दिन है, तो ये संडे से ख़त्म हो रहा है। ये किससे ख़त्म हो रहा है, फ्राइडे से। ये किससे ख़त्म हो रहा है, वेंसडे से। और ये किससे ख़त्म हो रहा है, मंडे से। ठीक है, तो अब ये जो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही रिपीट होगा बार बार, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे। तो भाई कौन सा नहीं आ रहा है, तो क्या यहाँ ट्यूसडे आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो वही मैंने यहाँ लिखा है,
क्या यहाँ थर्सडे आ रहा है? नहीं आ रहा है। सैटरडे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये 3 दिन जो हैं ये लास्ट डे कभी भी नहीं मिलेंगे। यही 4 दिन जो होंगे संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे से ख़त्म होंगे, कोई भी शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो अगला आएगा, ये 31 दिसंबर है, तो अगला बार क्या आएगा? 1 जनवरी। ठीक है, ये क्या आएगा? अगली बार जो आएगा, मतलब अगला दिन, नेक्स्ट डे 1 जनवरी आएगा, और वो 1601 होगा। तो ये 17वीं सदी की शुरुआत हो गई ना, तो शुरुआत हो गई। तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। फिर फ्राइडे के बाद यहाँ क्या आएगा? सैटरडे। फिर थर्सडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और मंडे के बाद फिर ट्यूसडे। इसका मतलब ये स्टार्टिंग का ही है, मंडे है, सैटरडे है, थर्सडे है, ट्यूसडे है। तो ये संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते। ठीक है, यही चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताया है। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, खास तौर पे वो सब क्वेश्चन जो पुलिस वाले एग्जाम होते हैं, है ना, दिल्ली पुलिस का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, इस सब टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपके एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये याद रखनी है। अगर नहीं भी याद रहा तो एक कोड से आप याद रखिएगा। कोड तो आपको याद रहना ही है, 0531। अब इस 0531 में संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे निकाल लेंगे तो कौन सा दिन छूटा हुआ है? तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये उस ईयर के लास्ट डे हो गए। तो स्टार्टिंग डे निकाल लेना, उसका अगला बार, तो फिर बचा क्या? अब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को छोड़कर हमारे पास क्या बचे? संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मंडे को भी हटा दो। ठीक है, तो बचा संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको मैं हटा दूँ एक बार। हर एक 400 साल में टोटल लीप ईयर जो होते हैं कितने होते हैं? हर एक 400 साल में टोटल लीप ईयर जो आपको मिलेंगे वो 97 लीप ईयर मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप तो 100 में सीधे 4 से डिवाइड कर दोगे, अब बोलोगे 25 लीप ईयर होता है। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि 100 साल में जो 100वां साल है, शताब्दी वर्ष है, वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, इस पर डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर है तो एक लीप ईयर बढ़ा रहेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल ईयर है तो फिर 24 ही होगा। तो इसलिए हर एक 100 साल में 24 होता है या तो 25 लीप ईयर होता है। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि 24 होता है तो 25 होता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर 100वां साल जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल है। अगर लीप है तो 24 होगा, सॉरी अगर नॉर्मल ईयर है तो 24 होगा, लीप है तो 25 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रत्येक 400 साल में 97 आया कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा दूँ कि कैसे आया। जैसे फॉर एग्जांपल 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, फिर 2000 है ना। हमने ऐसे लिया, 500 साल लिख दिया यहाँ पर। 1601 से 1700 में जाएंगे, 100 साल हुआ, ये 24 लीप ईयर होगा, क्योंकि 1700 क्या है, शताब्दी वर्ष जो कि नॉर्मल है। फिर 1701 से 1800 जाएंगे, फिर 24 ही होगा। फिर 1801 से 1900 जाएंगे, फिर 24 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1900 भी हमारा नॉर्मल ईयर है। फिर जब आप 1901 से 2000 जाएंगे तो 2000 लीप ईयर है, तो अब 25 होगा। तो आप इन सबको ऐड कीजिए, 24 + 24 + 24 + 25, क्या 97 आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये आपके 97 लीप ईयर इस तरह से निकालेंगे। तो ये हर एक 400 साल की ये सही होगी। अब फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे 2000 के बाद, है ना, 2100 आएगा, तो फिर वही 24 24 24 फिर 25, फिर 24 24 24 फिर 25, ऐसा ही होता जाता है। ठीक है, तो ये आपके 97 साल जो होंगे वो इसमें होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें क्या बोल रहा है, इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। मीरा के एज से 1/3 है मीनू का एज, या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, मीनू के एज से मीरा का एज क्या है, 3 गुना है। ठीक, फिर इसके बाद 2010 में मीनू का एज मीरा के एज से हाफ हो जाता है, यानी मीरा दुगनी एज की हो जाती है, मीरा जो है दुगनी एज की हो जाएगी मीनू से 2010 में। ठीक, तो आपसे यही पूछा है कि मीनू का ईयर ऑफ बर्थ बताइए, किस साल वो पैदा हुई थी।
तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सीसेट के क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप मान लो 2002 मीनू का एज x, ठीक है, तो मीरा का एज कितना होगा 3x, क्योंकि मीनू जो है वो 1/3 है, तो अब ये x होगा तो ये 3 गुना होगा ना, 3x हो गया। ठीक, अब इन 2010 में आ जाए हम लोग, कितने साल बाद है भाई, तो इससे 8 साल बाद है, तो अब 8 साल बाद मीनू का एज कितना होगा x + 8, 8 साल बढ़ेगा ना भाई, और मीरा का एज कितना हो जाएगा 3x + 8, लेकिन बोला क्या है कि मीरा के एज की आधी हो जाएगी, यानी मीरा दुगनी एज की हो जाएगी मीनू से, तो आप इसी का इक्वेशन बना लीजिए, है ना, इसमें प्लस ऐसे ऐड करेंगे और इधर एक तरफ लिख दीजिए मीनू का एज, एक तरफ लिख दीजिए मीरा का एज, और फिर बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि ये दुगनी एज की है तो फिर बराबर करना है, मैं तो 2 से गुना इधर करना चाहिए। ठीक है जी, या हाफ है तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब होगा, तो बात तो वही है, क्रॉस किधर रहेगा, फिर सॉल्व कीजिए, 2x + 16 3x + 8 हो गए। अब 3x 2x की वैल्यू डिफरेंस x आएगा, 16 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। इसका मतलब है कि 2002 में मीनू 8 साल की थी, तो पैदा कब हुई होगी 8 साल पहले, तो 2002 में 8 घटा दीजिए, क्या आएगा 1994। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इनके आंसर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप ये चीज़ यहीं पर बना सकते थे, चाहते तो आप इधर x लिख लेते, यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या 3x, फिर इधर आप 2 साल बाद जाने के लिए 8 यहीं पर जोड़ लो, इधर भी 8 जोड़ लो, और इसको ऐसे बैलेंस करने के लिए इंटू 2 करके बराबर कर दो यहाँ से। अब आप देख लो यहाँ पर x की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, तो वो जल्दी होगा, क्विक माइंड से होगा। ठीक है, तो आधा मिनट के अंदर चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई बाकी, और मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन के हेल्प से कुछ काम होगा आपको, इसमें आपको ऑप्शन कोई भी मदद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, रिचा वाज बॉर्न 15 अप्रैल 1995, ओके, और हर फ्रेंड अक्षरा वाज बॉर्न 5 डेज बिफोर हर। उसकी फ्रेंड जो है अक्षरा, वो उससे 5 दिन पहले जन्म ली थी। ठीक है, अगर रिपब्लिक डे फ्राइडे को था, सेम उसी दिन, व्हेन वाज अक्षरा बॉर्न, यानी अक्षरा कब जन्म ली। रिपब्लिक डे उसी ईयर की कहानी, सारी कहानी जो है वो क्या है 1995 की ही है, सेम ईयर की कहानी है। अब 1995 में अक्षरा और ऋचा का जन्म, डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, अक्षरा का हम लोग निकालेंगे, और फिर रिपब्लिक डे के हिसाब से कंपेयर करके, जो हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि डिफरेंस मेथड से कैसे निकालते हैं, सेम उसी मेथड से आपको निकालना है, बनानी। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ रिपब्लिक डे कब होता है, तो रिपब्लिक डे जो होगा वो 26 को होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1995, ये बोल रहा है फ्राइडे को है। ठीक है, इसी से कंपेयर करके हम लोग अक्षरा का निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, तो अक्षरा का। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग ऋचा का निकाल लें फिर अक्षरा का निकाल लें, आप चाहें तो डायरेक्ट, ठीक है, ऋचा का भी निकाल सकते हैं, 5 दिन पहले वाली बात है, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला कि अक्षरा है तो 5 दिन पहले जन्म ली है ना, तो 5 आप घटाइए, यानी 10 अप्रैल 1995। ये पूछा है क्या होगा, अक्षरा का पूछा है। मैंने कहा कि आप चाहो तो ऋचा का भी निकाल सकते हो, अक्षरा का फिर उसके बाद निकाल लेंगे। तो अक्षरा का डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट आप कर सकते हो, 5 दिन पहले ली है, तो आप इसमें 15 में 5 घटाएंगे, क्योंकि अक्षरा का जन्म पहले हुआ है तो अक्षरा ऋचा से बड़ी हुई, तो इसलिए वो 5 दिन पहले पैदा हुई होगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पिछली बार का अगर याद होगा, आपने देखा होगा, तो ये जो है गिवन है, क्या इसमें है भाई गिवन, और ये क्या करनी है, फाइंड है, निकालनी है।
ठीक है। तो गिवन और फाइंड में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था भाई, तो आपको याद होगा, हम लोग यहाँ लिखते हैं नीचे फाइंड और माइनस गिवन, इस तरह से हम लोग माइनस करके निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड का क्या दिया हुआ है भाई, तो 10, ठीक है, डेट में। अप्रैल का क्या है, तो उसके कोड 5। अब ये मत सोचना कि अप्रैल चौथा महीना है तो 4 होगा, नहीं, इसके कोड हमने बताए हुए हैं। ठीक है, वो कोड है 622, है ना, फिर 503, 514 ऐसे करके दिए हुए हैं। तो अप्रैल का कोड 5 है। फिर इसके बाद गिवन में क्या क्या है भाई, तो 26 है। जनवरी का कोड, तो यहाँ पर जनवरी या फरवरी के 2 होते हैं नॉर्मल और लीप के हिसाब से। ठीक है, तो 6 और 2 होते हैं जनवरी फरवरी के नॉर्मल में, और लीप में क्या होते हैं 5 और 1। ठीक है, तो 5 और 1 में यहाँ पर अप्रैल के कोड कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। अब मैं ईयर सेम है, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दोनों के हिसाब से यूज़ करके निकाल लूँगा। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करनी है, माइनस करनी है। इन दोनों का डिफरेंस -16, इन दोनों का डिफरेंस -1, कितने हो गए भाई, -17। -17 में अब आप क्या करोगे, तो 7 से जब भी ऊपर वैल्यू आएगा तो 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, -3। अब ये -3 किस में होगा, जो रिपब्लिक डे से आप कंपेयर करके निकाल रहे हैं ना, तो फ्राइडे से 3 दिन आप उसमें माइनस करेंगे, तो फिर क्या आएगा भाई, एक दिन माइनस करेंगे तो थर्सडे, 2 दिन में वेंसडे, तीसरा दिन में ट्यूसडे। ये आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4th ऑप्शन, ये आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को बस ऐसे ही करनी है आपको, बस डायरेक्ट यहाँ पर आनी। देखिए ये सब मैं डिटेल लिख रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से करनी है फाइंड गिवन में से। ठीक है, किसका फाइंड, तो अक्षरा का। अक्षरा क्या होगा, 10 अप्रैल, 10 लिख लिया, कोड याद होना चाहिए। फिर 26 जनवरी इसका लिखना चाहिए, फट से कैलकुलेशन करो। आप ये काम अगर सीख गए तो ये भी लिखने जो होते हैं आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हो, ऊपर देख करके, क्वेश्चन को पढ़ करके। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इफ़ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ द मंथ देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर 24th। अगर मंगलवार महीने के चौथे दिन पड़े, इसका मतलब 4 तारीख, क्या पड़ेगा भाई, ट्यूसडे। ठीक है, और फिर 24 के 3 दिन बाद पूछा है, तो 24 के 3 दिन बाद मतलब 27। ठीक है, अब 27 को ये पूछा है कि क्या होगा, तो 4 से 27 कितने हुए, कितने दिन बाद हुए, तो 23 दिन बाद। मतलब ये 27 में अगर आप 4 घटाओगे तो यहाँ पर 23 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितने होंगे, तो रिमाइंडर आएगा आपका 2, तो बस 2 आपको आगे जानी है। तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन आगे जाओगे तो आंसर क्या बनेगा, थर्सडे। कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन। ठीक है, तो 4 तारीख है। अब 24 भी निकाल के 3 दिन बाद करना ही है, तो 24 में 3 जोड़ कर 27 ही कर लेते हैं। 27 और 4 का अंतर 23, यानी 7 से डिवाइड किया तो 2 मतलब जोड़ देंगे। अब 2 क्यों ऐसे करें, क्यों 7 से डिवाइड करें, ये सब हमने पिछला वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ओके, इफ़ सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज़ अ फ्राइडे then which of the following would be the last day of the next month which has 31st days। जो 31st डेज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब करा एक महीने का दूसरा दिन, मतलब 2 तारीख फ्राइडे है, तो महीना कौन सा है नहीं पता। ठीक, लेकिन बोला क्या, अगले जस्ट महीने का जिसका लास्ट में 31 दिन है उसका कौन सा दिन होगा, तो क्या ये निकाल पाएंगे, पॉसिबल है। अब मान लेते हैं ये जनवरी होगा, तो नहीं, आपका ये फरवरी हो, सपोज डैट सेकेंड डे ऑफ द मंथ ऑफ फ्राइडे लिखा है, वो फरवरी हो, तो अगला मार्च आएगा। ठीक, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये जुलाई हो, तो फिर जुलाई के बाद अगस्त आते हैं, वो भी तो 31 के होते हैं, सो नॉट पॉसिबल। ये फरवरी लिया हमने, फरवरी में तो 28 या 29 होगा, कौन सा ईयर है वो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे भी दिक्कत होगी। और फिर 30 के बाद लेंगे तो उससे भी, मतलब हर बार में अलग अलग आंसर आएगा, तो इसलिए आंसर क्या बनेंगे, डाटा इनएडिक्वेट, नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है इसमें, इफ़ द 7th डे ऑफ अ मंथ, एक महीने का 7 तारीख जो है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले है, तो उस महीने का 29 तारीख क्या पड़ेगा। तो कौन सा है भाई, 7th, यानी सीधा सीधी 7th जो है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले, यानी कौन सा दिन, ट्यूसडे। ठीक है, अब आपसे पूछा है 19 तारीख को वो दिन कौन सा होगा, तो वो सिंपल, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। कितने का अंतर है, यानी कितने दिन बाद ये आगे है, तो 12 दिन बाद आगे है, तो 12 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप ट्यूसडे में यहाँ पर 5 प्लस कर लो, या उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, -2 बताए थे, +5 के बदले। तो ट्यूसडे में -2 करेंगे तो संडे आंसर आएगा। अब संडे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हुआ, तो फर्स्ट हुआ। ठीक है जी, ओके, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, डे ऑफ टुमारो विल बी, डे ऑफ टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल के बाद। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, कल के आने वाले एक दिन बाद, यानी परसों को बोलते हैं। ठीक है जी, तो विल बी लॉर्ड गणेश फेस्टिवल। ठीक है, यानी परसों जो है वो गणेश फेस्टिवल है, अगले सप्ताह सेम डे दीपावली है। अब अगर आज फ्राइडे है तो बोला दीपावली के 4 दिन बाद क्या आएगा। तब एक बात बताओ, देखो अगर मैं लिखूं आज कौन सा दिन है, टुडे फ्राइडे है। ठीक है जी, अब डे आफ्टर टुमारो गणेश फेस्टिवल कब होगा, गणेश फेस्टिवल वो कब होगा, तो डे आफ्टर टुमारो 2 दिन बाद, तो इसमें से 2 दिन आगे जाइए, क्या आएगा, संडे। सेम वीक में, सॉरी नेक्स्ट वीक में सेम डे दीपावली है, तो दीपावली भी क्या होगा भाई, ठीक है, संडे को ही होगा। अब पूछा है दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा होगा, तो 4 दिन इसमें प्लस करो, यानी संडे में भी 4 दिन प्लस करेंगे। ठीक है, तो संडे में 4 दिन प्लस कीजिए या फिर -3 कीजिए, बताया था क्यों, +4 +5 की जगह -2, +6 के बदले -1 या -6 के बदले +1, तो इसी तरह +4 के बदले -3, -4 के बदले +3 कर सकते हैं। तो संडे से 4 दिन आगे गिनो या 3 दिन पीछे गिनो, सेम बातें होंगी। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आ जाएगा। पीछे से अब जानी गिनेंगे तो सैटरडे, फ्राइडे, देन थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे ऑप्शन है, बिल्कुल है, 4th ऑप्शन ये होगा, ये आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ओके देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब अन्नू रिमेंबर्स दैट हर फ्रेंड हैड विजिटेड आफ्टर 13 बट बिफोर 18। अन्नू को क्या याद है कि उसकी जो फ्रेंड है 13 से लेकर 18 के बीच में है। ठीक है, और उसके भाई, ब्रदर यानी उपेंद्र नाम है ना, उसको क्या याद है कि अन्नू की फ्रेंड कब आई है, 16 के बाद और 20 के पहले। मतलब ये हुआ 16 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है, 16 के बाद आइए, 20 के पहले आइए, और यहाँ पर 13 के बाद 18 से पहले। ठीक है, तो आपसे आगे क्या पूछा है, अगर इट वाज संडे ऑन 16, 16 को अगर संडे है तो उसकी फ्रेंड अन्नू जो है किस दिन विजिट की थी। तो पहले देख तो लें कॉमन कौन सा है। 16 के बाद यहाँ क्या है भाई, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, यहाँ क्या है भाई 17, 18, 19। तो इसमें कॉमन कौन है बीच वाले में, तो सिर्फ जो है कॉमन है यहाँ पर देखिए आपका, वो बीच में कौन है, 17। ठीक है, ओके, तो जब 16 तारीख यहाँ पर लिखा क्या, संडे है, तो 17 तारीख कौन होगा, मंडे। हो गया आंसर। ठीक है ना, निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, ठीक है, और तीनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग साल में जन्म लिए होंगे, लेकिन हर साल अपना डेट ऑफ वो बर्थडे सेलिब्रेट तो करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि
हर बच्चे का हर साल, जैसे मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, इस साल भी मनाऊंगा, पिछले साल भी मनाया था, अगले साल भी मनाऊंगा, तो इसी तरह जो भी बच्चे पैदा हुए हैं मिस्टर एक्स के तीनों बच्चे वो अलग अलग ईयर में पैदा हुए होंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है उनका वो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बर्थडे जो आएगा वो हर साल आएगा। तो वही क्या बोला है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका 5th मंडे ऑफ अप्रैल का आता है। पहला बच्चे का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना, वो बर्थडे 5th मंडे ऑफ अप्रैल आता है। दूसरे बच्चे का 5th थर्सडे ऑफ नवंबर आता है, ठीक है। फिर तीसरे बच्चे का 20 दिसंबर है। तो ये दिन आपसे पूछा है कि कौन सा 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब सवाल है कि 5वां मंडे अप्रैल का वो कौन सा डेट में आ सकता है। तो देखिए, फर्स्ट चाइल्ड, फिर सेकंड चाइल्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिटेल से समझाने के लिए, थर्ड चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड का जो है वो 5th मंडे है ऑफ अप्रैल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको, कटे नहीं। ये क्या है भाई, 5th थर्सडे, मतलब थर्सडे लिखा हुआ है कि है, लेकिन वो महीना कौन सा है, नवंबर, ठीक है ये। और इसका क्या है भाई, आपसे 20 दिसंबर का दिन पूछा है, वो कौन सा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये मंडे तो है ही, 5वां मंडे है, तो डेट हमें पता करना पड़ेगा एक्चुअल में कौन सा होगा। अब अप्रैल का लास्ट मंथ क्या होता है, 30 और फिर 31 तो होगा नहीं, तो 30 होगा, या तो 29 होगा, या तो 28 होगा, यही हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर याद होगा तो देखिएगा पिछले वीडियो में किसी मंथ का अगर 28 जोड़ने पर वैलिड डेट आता है या 28 माइनस करने पर वैलिड डेट आता है, तो फिर वो उस केस में 5 सोमवार होगा, नहीं तो फिर 4 ही सोमवार होगा, या सोमवार हो चाहे कोई भी दिन हो, सब पे एप्लीकेबल होगा। अब जैसे मैं इसके लास्ट से लेता हूँ, मैं 30 ले सकता हूँ, 29 ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 में 28 घटाएंगे 2 तारीख आएगा, 29 में 28 घटाएंगे तो 1 तारीख आएगा, फिर 28 में 28 अगर अप्रैल मानते हैं तो 28 में 28 घटाने पर 0 आता है, पॉसिबल नहीं है कि वो 0 को डेट हो। एक दिन 1 तारीख 2 तारीख पॉसिबल है, तो इसका मतलब हो गया, मैं यहाँ लिख दूँ, ये या तो 29 अप्रैल होगा, ठीक है, या तो फिर 30 अप्रैल होगा। चूँकि अप्रैल क्या है, 30 डेज का है, नवंबर भी 30 डेज का है अप्रैल की तरह, ठीक है। तो इसमें भी 29 और 30, या तो 29 नवंबर होगा इसका बच्चे का बर्थडे, या तो 30 नवंबर का होगा। हमें ये फाइनल करना है, कैसे फाइनल होगा बस वही देखिए। क्वेश्चन ये आईएएस के एग्जाम का पूछा हुआ है, सीसेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन लगा तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। भले ही एसएससी का, एसएससी में इतने लंबे नहीं आते, बट फिर भी ध्यान से देखिएगा तो मज़ा आएगा, आपको एंजॉय करनी है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5th मंडे का, ठीक है, मैंने डेट तो लिख दिया, हमें कैसे कंफर्म करनी है ये वाली। अगर मैं 29 लेता हूँ अप्रैल और ये 29 नवंबर लेता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या ये मंडे और ये थर्सडे मैच करेगा। अप्रैल का कोड क्या है 5, नवंबर का कोड क्या है 2, जो कोड हमने बताया था लास्ट वीडियो में। एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, तभी ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। कैलेंडर पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा। अब 5 है ये, ठीक है, तो सेम डेट में 5 से 2 मतलब 3 माइनस करेंगे, तो क्या मंडे से 3 माइनस करने पर थर्सडे आएगा। 3 माइनस का मतलब फिर होता है +4 तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, मंडे है, ठीक है, इसका उसमें 5 से 2 माइनस करना है, मतलब पीछे आने के लिए 3 माइनस करेंगे, तो या फिर इसके बदले +4 करिए, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, -3 +4 कहाँ से कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको समझने के लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। ओके, अब मंडे से 4 दिन आगे गिन लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ रहा है, मतलब कि थर्सडे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डेट से ये डेट में नो मैचिंग, ठीक है। ओके, अब आते हैं इससे भी, यानी मैचिंग नहीं करेगा, पक्का हो गया। डेट सेम रहेगा तो 5 में से 2 घटाएंगे तो नहीं होगा।
ये जो फाइंड माइनस गिवन वाली फार्मूला बताया था ना, उसी के आधार पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब 30 से 29 लेते हैं, तो 30 से 29 एक दिन माइनस, ठीक है, और इधर 5 से 2 -3 कितना हुआ -4। अब आप मंडे से -4 करो या +3 करो, क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो मंडे से +3 करेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया। तो इसका मतलब हो गया, ये मेरा कन्फर्म हो गया, ठीक है, क्या कि फर्स्ट बच्चे का बर्थ डेट क्या है 30 और दूसरे बच्चे का है 29, ठीक है जी। अब इधर ये यानी ये वाली जो है, ये वाली पोर्शन कंप्लीट हो गई, सही है, ठीक है। 30 और 29 के हिसाब से मैच कर गया। 29 मैच नहीं कर रहा था, 30 नहीं मैच कर रहा था, तो 30 इधर लिए 29 लिए मैच कर गया, थर्सडे आ गया। 29 से 30 लोगों नहीं होगा क्योंकि आपको +1 करना पड़ेगा, एक दिन आगे, एक डेट आगे है, +1 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो है वो 5-2 के हिसाब से -3 करना पड़ेगा, यानी -2 करना पड़ेगा। मंडे से -2 करेंगे तो थर्सडे तो होगा नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ ये किया हमने तो सही हो गया। अब इसके हेल्प से आप इसका निकाल लो। तो फाइंड माइनस गिवन में आपको याद होगा ये 29 आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन कैसे था वो वाली फाइंड माइनस गिवन में, 29 नवंबर थर्सडे आपको फाइंड क्या करनी है, 20 दिसंबर क्या, ठीक है। इसके कोड हैं 2 और इसके कोड हैं 4। तो फाइंड माइनस गिवन में हम लोग क्या लिखते थे, फाइंड ये है 20 लिखो, ठीक है, नीचे लिखो 29, फिर अगले केस में जिसका 20 लिखेंगे 4 लिखेंगे और नवंबर का 2 लिखेंगे, ठीक है, ये वाली। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस, कितना हुआ -9, इधर कितना हुआ +2, ठीक है, कितना सॉल्व करने पे आया -7। अब -7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर थर्सडे है तो ये भी थर्सडे ही होगा। आंसर हमारा कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये समझाने में थोड़ा वक्त लगा, बट आप अगर जल्दी थोड़ा सा सीखे हुए तो आप जल्दी सब कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये आए हुए हैं सीसेट के एग्ज़ाम में, 2020 या 21 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, सीसेट के एग्ज़ाम में। ओके जी, आप कहोगे सर मैं इससे कंपेयर करूं तो बिल्कुल होगा। आप ये ले लो और इससे फिर 20 ले लो, इससे होगा क्या, आप निकालोगे फाइंड माइनस, तो -10 लिखना पड़ेगा और फिर उधर आपका 5 है, इधर 4 है, तो -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो -11 आ जाएगा। अब 11 रखोगे तो 7 से डिवाइड करोगे -4 हो जाएगा। तो मंडे से -4 करो या +3 करो, थर्सडे आना है। मतलब इससे कंपेयर करके ये निकाल सकते हो, इससे भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। उसके लिए बस आपको इसका डेट फाइनल करना पड़ेगा, इसका 29 या 30 में कौन सा सही है, तो 30 सही है। इसका 29 या 30 नवंबर में कौन सही है, तो 29 नवंबर सही है। तो फिर 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा चूँकि ये सेम ईयर का कहानी है, क्योंकि तीनों बच्चे ऐसा नहीं कि सेम ईयर में पैदा हुए हैं, सेम ईयर मतलब हर साल वो बर्थडे तो मनाएंगे ना। अब किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा 2000 में, किसी का हुआ होगा 2005 में, है ना, लेकिन बर्थडे तो हर साल मनाएंगे। तो इसलिए इसमें आप निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके फाइंड माइनस गिवन का वो कंसेप्ट, ठीक है जी। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों ग्रुप में इसे शेयर करें, ठीक है। बहुत जल्दी हमारी अब लाइव क्लास भी शुरू होने वाली है, तो आप इसमें देखें, इसको प्रैक्टिस कर लें, फिर लाइव क्लास में भी जुड़ें, ठीक है। और आपको जो भी एग्ज़ाम देनी है, वनडे कंपटीशन मैं इस लेवल का पढ़ा दूंगा ताकि आपको एसएससी देना हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो या सीसेट का एग्ज़ाम हो, सब में आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।